Hi everyone and welcome to Ayurveda Hub. As you all know, we are completing our परिभाषा प्रकरण and उसका हमने सारी परिभाषाएं complete कर ली हैं. But in that you have a very important topic that is your मान प्रकरण. मान प्रकरण. What do you understand by मान? मान मतलब कि किसी भी चीज़ को measure करना. तो इस लेक्चर में वी आर डिस्कसिंग द टर्म्स, द क्राइटेरिया कि पहले कैसे क्या टर्म्स यूज़ किए जाते थे किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए. फॉर एग्जांपल, आज हम लोग किसी भी सॉलिड चीज़ का वेट करने के लिए वी यूज़ ग्राम्स, वी यूज़ किलोग्राम, वी यूज़ टन. डिफरेंट मेथड्स, डिफरेंट टर्म्स आर देयर आज हम जो यूज़ करते हैं. बट उस टाइम पे पहले इन अर्लियर टाइम्स क्या वर्ड्स यूज़ करते थे. तो आज हम मान प्रकरण देखेंगे. आयुर्वेद में मान किस प्रकार किया जाता था. तो अब हम देखेंगे कि रसशास्त्र में मान किस प्रकार डिफाइंड है, किस प्रकार बताया गया है. सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो एंड उसमें हम मान प्रकरण कंप्लीट करेंगे. सबसे पहले ऑब्वियसली हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं उसके निरुक्ति से भी स्टार्ट एवरीथिंग कि व्हाट इज़ इट, कैसे उसका वो बना, कैसे वो वर्ड. मियते अनेनिति मानम, जो कि अमरकोश दीक्षित के द्वारा कहा गया है, अर्थात जिसके द्वारा पदार्थ को मापा तोला जाए उसे मान कहते हैं. पदार्थ को मापा या तोला जाए, उसे मापा जा सके मतलब उसे मेजर किया जा सके, उसे तोला जा सके, मतलब कुछ भी ऐसा करके जिससे ये करा जाए उसे मान कहते हैं, उसे मान कहा जाता है. अब मान का प्रयोजन क्या है, बेसिकली हम मान क्यों कर रहे हैं किसी भी चीज़ का. न माने बिना युक्ति ही द्रव्याणाम जायते क्वचित, अतः प्रयोग कार्यार्थम मानम अत्रोच्यते मया. ये शारंगत के द्वारा कहा गया कि मान के ज्ञान के बिना रोगग्रस्त व स्वस्थ शरीर पर जो द्रव्यों का प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि औषधि व आहार द्रव्यों की विभिन्न मात्राओं की कल्पना एक निश्चित मान में ही की जाती है. ऑब्वियसली आप देखो, अगर आपको पता ही नहीं है कि इस चीज़ को हम कितना यूज़ करेंगे, तो अगर कोई रोगी है वो, अगर हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं कि आपको किसी को वमन कराना है, ठीक है, आपको वमन किसी को कराना है, तो मदन फल कषाय आप कितना दोगे, आपको अगर ये पता ही नहीं है, उसका मान ही यू डोंट नो कि आपको उसको कितना पिलाना है, तो आप वो कैसे कराओगे. मान के ज्ञान के बिना रोगग्रस्त और स्वस्थ शरीर पर द्रव्यों का प्रयोग नहीं किया जा सकता. एक तो रोगग्रस्त पे भी नहीं किया जा सकता और स्वस्थ शरीर पे भी. ऑब्वियसली स्वस्थ शरीर के लिए भी तो हमें पता होना चाहिए ना कि दिस मच क्वांटिटी इज सफिशिएंट, या फिर कितनी क्वांटिटी रोगग्रस्त शरीर के लिए चाहिए. ऐसा थोड़ी होगा कि बस आप उसको सारा क्वांटिटी दे ही दो कि लाइक अगर हम लोग कुछ खाते हैं तो उसकी अति मात्रा में खाते हैं तो भी तो हमारी बॉडी में प्रॉब्लम होती है ना. हमारे को दोनों एस्पेक्ट लेके चलने हैं, रोगग्रस्त और स्वस्थ शरीर दोनों में ही द्रव्यों का प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो औषध और आहार द्रव्य है ना, उनकी विभिन्न मात्राओं की कल्पना एक निश्चित मान में ही की जा सकती है. मतलब उनकी जो मात्राओं की कल्पना है ना, वो एक मान के बेसिस पे ही की जा सकती है. तो ये मान का प्रयोजन है कि हमें एक क्वांटिटी डिफाइन करनी होगी कि हम कितना किसी को भी वो चीज़ दे सकते हैं. आई होप दिस इज़ क्लियर. ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी प्रयोजन है. आप देखते हो ना, कोई भी प्रयोजन हम पढ़ते हैं, हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं, हम उसका प्रयोजन ज़रूर देखते हैं कि क्यों हम ये चीज़ पढ़ रहे हैं. हमने जब शोधन पढ़ा था तो हमने शोधन का भी प्रयोजन पढ़ा था, उसके ऑब्जेक्टिव पढ़े थे कि वाई आर वी स्टडिंग दैट, करना ही क्यों है. ऐसे ही मान का प्रयोजन है. अब मान के भेद, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं. मान के 3 भेद होते हैं अमरकोश अनुसार: पोतवमान, द्रव्यमान एंड पायमान. ठीक है, अब 3 टाइप के हैं. पोतवमान है जो कि तुला पर ठोस, मतलब जो सॉलिड के लिए, बेसिकली दिस इज फॉर सॉलिड पार्टिकल्स. ओके. द्रव्यमान इट इज़ फॉर द्रव, मतलब कि लिक्विड पार्टिकल्स के लिए. एंड पायमान मतलब इसको दैगर्यमान भी कहते हैं, और दिस इज फॉर योर डिस्टेंस, मेजरमेंट ऑफ लेंथ. ठीक है, ये लेंथ एंड ऑल के लिए ये यूज़ किया जाता है. तो 3 है: पोतवमान, द्रव्यमान एंड पायमान. पायमान को दैगर्यमान भी कहते हैं. अब पोतवमान, अब देखो ऑब्वियसली जो डेफिनेशन लिखी है हम उसको भी पढ़ लेते हैं. तुला पर ठोस द्रव्यों को तोलने पर उसे पोतवमान कहते हैं. द्रव्यमान इस द्रव पदार्थ को पात्र विशेष में मापने पर उसे द्रव्यमान कहते हैं. एंड पायमान पदार्थों की लंबाई, चौड़ाई आदि की दूरी मापने पर यह पायमान कहते हैं. और अब देखो, पोतवमान के 2 टाइप्स हैं.
कलिंग और मागध हम देखेंगे। ये ना इस बेसिस पे कि कलिंग देश में और ये मगध देश में यूज़ किया जाता था। अब हम एक एक करके पोतवमान, द्रव्यमान और पायमान देखेंगे कि क्या क्या उसमें टर्म्स थे जो कि हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ओके, द वेरी फर्स्ट इज पोतवमान। अब पोतवमान में क्या क्या चीज़ें हैं हम देखते हैं। तो ये कहाँ से, किस चीज़ से स्टार्ट होगा, किस टर्मिनोलॉजी से स्टार्ट होगा। ऑब्वियसली वी नो दिस इज़ फॉर द सॉलिड, सॉरी गाइस, दिस इज़ फॉर द सॉलिड पार्टिकल्स। ठीक है, कि हम लोग सॉलिड पार्टिकल्स का वेट किस प्रकार करेंगे, क्या उसकी टर्मिनोलॉजीज हैं, क्या उसके टर्म्स हैं जो हम यूज़ करेंगे। ओके, सो ध्वंशी या वंशी से ये प्रारंभ होता है, अर्थात सूर्य की किरणों में जो उड़ते हुए धूल के कण है ना, ये उससे प्रारंभ होता है, इतना ज़्यादा है। सो आप देख रहे हो कि सूर्य की किरणों में उड़ते हुए धूल के कण, जो मतलब वो सनलाइट, सनरेज में हम देखते हैं ना छोटे 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 पार्टिकल्स, ये वहाँ से स्टार्ट है। उतने छोटे यूनिट, छोटे टर्म से, उतने छोटे से एक सब्सटेंस से ये स्टार्ट है, वहाँ से इसको स्टार्ट किया जाता है। तो ऐसे ही ये आगे आगे बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल पहले ध्वंशी है, देन यू हैव योर मरीची, देन यू हैव योर सर्षप। सो ऐसे करके ये इंक्रीज करता जाता है। तो पोतवमान हमारा स्टार्ट होता है ध्वंशी से एंड इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। इसके बाद पोतवमान में ऑब्वियसली एज आई टोल्ड यू कि चरक अनुसार दो हैं, दो टाइप्स के हैं, कालिंग और मागधमान। कालिंग और मागधमान ये दो टाइप्स के हैं। ठीक है, कालिंग मान वॉज योर श्रेष्ठ एंड मागधमान जो कि बिहार में उसको यूज़ किया जाता था। सो कालिंग एंड मागधमान, कालिंग मान जो है वो मैंने आपको ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो ये नेम्स रखे हैं कालिंग और मागध, ये उनके ओरिजिन मतलब उनके प्लेस के अकॉर्डिंग रखे गए हैं। तो कालिंग मान उड़ीसा में यूज़ किया जाता है एंड इट इज़ श्रेष्ठ, एंड मागधमान बिहार में यूज़ किया जाता था। ठीक है, इसमें जो पोतवमान की डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है ना, वो आप लर्न कर सकते हो। ध्वंशी, वंशी, मरीची एंड सर्षप, ये आप एग्जाम्पल देने के लिए लर्न कर सकते हो। इसके बाद यू हैव दिस इम्पॉर्टेंट श्लोक, शारंगधर चतुर्गुण सूत्र, माष्टंक अक्ष बिलवानी कुडवह प्रस्थमाड़कम राशि ही गोणी खारिकेति यथोत्तर चतुर्गुणा। तो ये इम्पॉर्टेंट श्लोक क्यों है? बिकॉज इसमें आप देखो चतुर्गुण सूत्र है एंड 4 के टर्म्स हैं इसमें, मतलब 4 ऐड करके ही आपका कोई एक टर्म बन रहा है। ठीक है, मतलब वो दे आर लाइक ये 4 ये, तो देन यू विल फॉर्म दिस, देन ये रिलेट करता हुआ है कि 4 माशा अगर है तो 4 माशा एक टंक के बराबर होगा, फिर 4 टंक एक अक्ष के बराबर, फिर 4 अक्ष एक बिल्व के बराबर, 4 बिल्व कुढ़व के बराबर, 4 कुढ़व प्रस्थ के बराबर, 4 प्रस्थ जो है वो आड़क के बराबर, 4 आड़क राशि के बराबर, 4 राशि गोणी के बराबर एंड 4 गोणी खारी के बराबर। तो ये चारंगधर का चतुर्गुण सूत्र आप ज़रूर लर्न करना। मतलब इसमें ना आई एम टेलिंग यू कि ऐसा कुछ एक्सप्लेन करने का नहीं है, यू हैव टू लर्न दिस। मैं इसको मार्क कर देती हूँ सो दैट आप भूलो ना। तो ये ना लर्न करने वाला इंपॉर्टेंट है, मतलब इसको आपको लर्न करना। अगर आपसे वाइवा में कोई मान के बारे में पूछता है देन यू मस्ट नो दिस श्लोक, सो यू हैव टू लर्न दिस श्लोक। इसके बाद वी मूव ऑन टू द्रव्यमान। द्रव्यमान मतलब किसी द्रव पदार्थ का मान करना। मैंने जैसे बताया किसी भी लिक्विड का अगर हम मेजरमेंट करते हैं, दिस इज अकॉर्डिंग टू द्रव्यमान। सो इसके यूनिट्स देखते हैं, वो है बिंदु, क्षण, शुक्ति एंड पानी शुक्ति एटसेट्रा। ये यहाँ पर लिखिए, मतलब ये ना एक कंपैरिजन है कि दीज आर द टर्म। बिंदु क्या होता है कि बिंदु जो आपके फॉर एग्जांपल अपने इंडेक्स फिंगर है ना, आपने उसको हाफ, मोर देन हाफ, 2/3 इंडेक्स फिंगर आपने किसी भी लिक्विड में आपने इमर्स करी, मतलब उसमें आपने डिप कर दी। ठीक है, दिस इज योर फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर इंडेक्स फिंगर एंड यहाँ तक आपने उसको डिप किया, उसके अंदर लिक्विड के अंदर आपने डिप किया। तो उसको जब निकालने के बाद जो ड्रॉप आपके उसमें से गिरेगी, एक ड्रॉप गिरती है ना, जब सब कुछ गिर जाने के बाद जो एक ड्रॉप गिरती है कि इतना बच गया है, वो इज योर बिंदु, दैट इज योर बिंदु। एंड 8 वही 8 बिंदु एक क्षण के बराबर है, और जो 32 बिंदु होंगी वैसे ही 32 बिंदु एक शुक्ति के बराबर है, और 64 शुक्ति इज इक्वल्स टू 1 पानी शुक्ति। सो दीज आर द टर्म्स दैट वर यूज्ड। इसके बाद वी मूव ऑन टू पायमान, जो कि मेजरमेंट ऑफ लेंथ इन केस ऑफ। अब देखो इन केस ऑफ पुट क्यों लिखा है मैंने कि मेजरमेंट अब कैसे होती थी कि आपको कितना बड़ा आपको पुट बनाने की, मतलब
कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल जब हम पुट के बारे में पढ़ेंगे तब हमें देखेंगे कि अगर गजपुट हमें किसी चीज़ को देना है तो उसका जो वो बिल्कुल बॉक्स है, मतलब जो उस हम धरती के अंदर गड्ढा खोदेंगे वो कितना बड़ा होना चाहिए, तो मेजरमेंट ऑफ लेंथ के लिए ये यूज़ किया जाता है। पायमान में देखो, एक अंगुल कितना है, 8 यव को मध्य भाग से पिरोने पर जो लंबाई, मतलब यव के दाने को मध्य भाग से पिरोगे और 8 साथ में लगे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मध्य भाग से पिरोने पर इनमें जो लंबाई आएगी इन सब की, तो ये एक अंगुल उतना होता है। एक यव का मध्य भाग होगा 0.24 सेंटीमीटर, तो एक अंगुल हो गई 1.905 सेंटीमीटर या फिर 1.9 सेंटीमीटर। अब इसके बाद यू हैव दिस, एक वितस्ती इज 9 इंचेस जो कि 12 अंगुल के बराबर होगा। 22 अंगुल इज एक अरतनी एंड इट इज 16.5 इंचेस। एक हस्त इज योर 22 अंगुल और वो 18 इंच के बराबर होगा। मतलब ये सारी कैलकुलेशंस करके ही आया है, अभी जो हमने इसको मॉडर्न से रिलेट किया है ये कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग ही किया है। देन राजहस्त इज इक्वल्स टू 30 अंगुल एंड इट इज 22 इंच। एक व्यायाम इज इक्वल्स टू 4 हस्त और दैट इज इक्वल टू योर 72 इंचेस। ठीक है ना, तो दिस इज योर द कंपैरिजन बिटवीन द मॉडर्न टर्मिनोलॉजीज एंड ऑल्सो द पहले वाली टर्मिनोलॉजी, मतलब जो आयुर्वेदिक टर्मिनोलॉजीज है वो वाली। ठीक है, सो दिस इज योर पायमान। हमने देखा कौन सा, पोतवमान, देन वी सॉ द्रव्यमान एंड देन वी सॉ पायमान। अब ये तीनों हमने देख लिए। इसके बाद देयर इज वन इम्पॉर्टेंट थिंग कि अभी फॉर एग्जांपल आप अगर देखते हो कि अगर आपने किसी मेडिसिन के पीछे भी देखा हो या फिर कहीं आपने कोई बुक पढ़ी हो, जब फॉर्मुलेशन आपने पढ़ी हो, कि लिखा होता है कि इसका प्रयोग, इसकी मात्रा, किसी भस्म की मात्रा जो है वो आपको कितनी प्रयोग करनी है, 1 से 2 रत्ती, 2 से 4 रत्ती। तो व्हाट इज रत्ती? रत्ती को हम आज की टर्मिनोलॉजीज में कैसे कवर करेंगे यार, मतलब लाइक दे हैव रिटन एक रत्ती, ओके वेट, इफ दे हैव रिटन एक रत्ती, ओके, इफ दे हैव रिटन आधे से 1/4 रत्ती, तो व्हाट इज रत्ती? और इसको मॉडर्न टर्मिनोलॉजीज में हम क्या बोलेंगे? हम किसी पेशेंट को तो नहीं बोल सकते ना इसको 1 रत्ती खाओ, हम ये बोलेंगे ना 1 ग्राम खा लेना या फिर इसको 250 mg खा लेना, तो यही सब तो बोलोगे। आप ऐसे तो नहीं बोलोगे इसको 1 रत्ती खा लो, इसको 1 माशा खा लो। दिस इज़ नॉट द वे ना दैट यू विल से टू एनी नॉर्मल पर्सन कि आपको ऐसे खानी है। यू हैव टू टेल देम द कंप्लीट थिंग कि आपको इसको 4 ग्राम खाना है, इसकी एक गोली जो है वो 2 ग्राम की है तो आपको एक गोली खानी है। यू विल टेल एवरीथिंग टू द पेशेंट। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं हम वो अब देखेंगे। सो दिस इज़ योर क्लासिकल एंड मॉडर्न कन्वर्जन, कि इसका रिलेशन भी और इसका कन्वर्जन भी, कि किस टाइप से हम बोलते हैं और आज के टर्म में वो क्या है। सो 1 गुंजा या फिर रत्ती इज इक्वल्स टू 125 mg। तो अब आपको समझ आया कि 1 रत्ती जो हम बार बार बोल रहे हैं दैट इज 125 mg। और ये टेबल आई एम सेइंग कि आपको ये टेबल पूरी लर्न करनी है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टेबल। मैं इसको मार्क फिर से कर देती हूँ आप लोगों के लिए, ये आपको लर्न करनी ही करनी है। ये आपके एग्जाम में अगर ऐसे ना भी आए ना, देन ऑल्सो यू हैव टू लर्न इट। वाई? बिकॉज आपसे ये बहुत बार पूछा जाता है। आपका वाया कभी कभी इससे बेस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप कोई फॉर्मुलेशन सुना रहे हो, यू विल टेल कि इसको बोला गया इसकी मात्रा 1 रत्ती इसको हमें लेना है, 1 से 3 रत्ती हमें लेना है। तो देन एग्जामिनर के माइंड के ऊपर है ना, वॉट इफ वो वाइवा वहाँ से सीधा आपका मान में चला जाए। तो मान इज योर बेसिक थिंग कि आपको आना ही चाहिए। सो 1 गुंजा इज इक्वल्स टू 125 mg। देन 8 रत्ती 125 इंटू 8, एक माशा होता है जो कि 1 ग्राम है, मतलब कि 1 माशा इज इक्वल्स टू 1 ग्राम। 1 ग्राम होगा 1 माशा। ठीक है, देन 3 माशा ऑब्वियसली इट विल बी 3 ग्राम्स, और उसको 3 ग्राम का क्या होता है, 1 शान। ओके, देन 4 माशा दैट इज 4 ग्राम इज इक्वल्स टू 1 टंक, मतलब 1 टंक जो है वो 4 ग्राम का है। ओके, एक धरन इज योर 4.8 ग्राम्स। देन 2 शान, 2 शान मतलब कि 2 इंटू 3, शान हमारा 3 माशा का था और जो कि 3 ग्राम हो गया। तो 2 शान इज इक्वल्स टू 6 ग्राम, तो 6 ग्राम हो गया 2 शान, और इसको बोला क्या जाता है, इसे कोल बोला जाता है। तो मतलब 1 कोल इज इक्वल्स टू ऑफ 6 ग्राम। देन इसके बाद हम एक कर्श पे आते हैं दैट इज 12 ग्राम, और इसको ऑब्वियसली अब 12 ग्राम है तो ये कोल का डबल हो गया, तो इसको 2 कोल भी बोला जा सकता है। देन 2 कर्श मतलब 2 इंटू 12 वो एक शुक्ति होता है और वो 24 ग्राम्स होता है, मतलब एक शुक्ति इज इक्वल्स टू 24 ग्राम। एक पल इज इक्वल्स टू 48 ग्राम, मतलब इसका क्या हुआ कि ये 2 शुक्ति के बराबर है ना, 48 ग्राम तो 2 शुक्ति के बराबर है। देन एक प्रसृति इज इक्वल्स टू 96 ग्राम, अब ये इसका भी डबल हो गया पल का भी, तो ये 2 पल के बराबर हो गया।
एक प्रसृति. देन यू हैव कुडव, एक कुडव इज इक्वल्स टू 192 ग्राम, तो ये प्रसृति का भी डबल हो गया. ठीक है ना. इसके बाद यू हैव वन मानिका दैट इज 384 ग्राम, वो कुडव का डबल है. एक प्रस्थ इज इक्वल्स टू 768 ग्राम, दैट इज मानिका का डबल. एंड वन आड़क इज इक्वल्स टू 3.72 kg, जो कि 4 प्रस्थ के बराबर है. इसके बाद फॉर लार्जर सब्सटेंसेस, फॉर हेवियर सब्सटेंसेस, 4 आड़क इज इक्वल्स टू ऑब्वियसली 3.72 इंटू 4 kgs, मतलब ये इसका मेजरमेंट है, वो एक द्रोण के बराबर है, जो कि 12 किलो 288 किलोग्राम, मतलब 12.288 kgs. देन एक शूर्प इज द डबल ऑफ दिस 24.576, मतलब कि 2 द्रोण इज इक्वल्स टू 1 शूर्प. देन 2 शूर्प इज इक्वल्स टू 1 द्रोणी. देखो द्रोणी इज लाइक हेवियर, ओके ना, द्रोणी इज आफ्टर द्रोण, तो द्रोणी is 49.152 kg. Then 4 द्रोणी is equals to 1 khari, and that is 196.608 kg. And 100 पल is equals to 1 तुला. 100 पल is equals to 1 तुला. एक पल हमने देखा था ना 48 ग्राम्स का था, तो 100 पल is equals to 1 तुला, और जो कि 4.800 kg का है. एंड इसके बाद यू हैव 20 तुला is equals to 1 भार, and that is 96 kg. So this is your कोरिलेशन टेबल, जो कि मॉडर्न और क्लासिकल कन्वर्जन से रिलेटेड है. एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने आपको जो समझाया ना, बस थोड़ी बहुत ऐसे ही ट्रिक्स का आपको कुछ इन्वेंट करना है, आपको कुछ सोचना है कि आप उसे कैसे लर्न कर पाओ. कभी कभी ऐसा होता है कि आप नॉर्मली भी लर्न कर लेते हो, एंड आई वुड से कि वो ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज ट्रिक लर्न करोगे देन फिर आप ये लर्न करोगे, दैट इज़ हेक्टिक. तो ये आप इजीली लर्न कर सकते हो, एंड ये बहुत ईजी है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. देखो ना, यहाँ तो सारे डबल डबल ही हो रहे हैं सब एक दूसरे के, सो यू कैन ईजिली लर्न इट. कुछ कुछ पार्ट लेके आप लर्न करना स्टार्ट करो. फॉर एग्जाम्पल, दिस पार्ट इज इंपॉर्टेंट, दिस पार्ट इज इंपॉर्टेंट, दो स्टार्टिंग के पार्ट यू लर्न, देन यू लर्न दिस द लार्जर पार्ट. ओके, सो दिस इज ऑल. एंड ये टेबल आपको बहुत अच्छे से लर्न करनी ही करनी है. मान के 3 भेद तो आप इजीली बता दोगे, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट ये टेबल आपको बिल्कुल भी नहीं भूलनी है. ये टेबल बहुत अच्छे से आपको लर्न करनी ही करनी है. सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर. इसमें हमने मान प्रकरण अपना कंप्लीट किया. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड मान प्रकरण से आपका क्वेश्चन वाइवा का भी हो सकता है, एंड ऑब्वियसली अगर आपके एग्जाम में भी आना होगा तो ये क्वेश्चन आराम से आ सकता है, बट वाइवा में ये मोस्टली पूछा जा सकता है. एंड ऑब्वियसली मान के 3 भेद, व्हाट इफ कि आपका कोई भी, ये जो पूरी टेबल है हमारी, ये आपके MCQ में भी आ सकती है. So that's all for this lecture. We have completed our मान प्रकरण, and we are almost done with our परिभाषा प्रकरण. We only have just one topic left in that, and in the next video, that will be a very short video. In the next video, that will also be completed. So stay tuned for the next video lecture, and don't forget to like and share this video. I will provide the notes in my Telegram channel. Bye bye guys.